तो ये स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। चलिए। देखो, लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। उस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा रिकर्जन को और डिटेल में बताना चाहूँगा आप लोगों को। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। हमने रिकर्जन और इटरेशन के बीच में डिफरेंस देखा है। आज का टॉपिक हम लोग फिबोनाची सीरीज को मेन लेकर चल रहे हैं। फिबोनाची सीरीज के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। अ, मैं आज ये बताना चाहूँगा आपको कि फिबोनाची सीरीज अगर हमने रिकर्जन मेथड से सॉल्व किया तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि हमारा रन टाइम जो है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा नहीं मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज के लिए रिकर्सन मेथड जो है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। वो कैसे मैं ये कह रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर से पता चल जाएगा। फिबोनाची सीरीज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता है। एफ ऑफ एन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू करना होता है। पहला टर्म उसमें जीरो होगा, दूसरा टर्म उसका वन होगा, ये फिक्स होते हैं। फिक्स तो वैसे सारे डिजिट्स ही हैं। थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना होगा। लास्ट के दो टर्म्स को हमें ऐड करना है। इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो हमें मिलेगा फिर से वन। इसके बाद का टर्म निकालना है तो पीछे के दो टर्म्स को ऐड करने हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टू। देन आप नेक्स्ट टर्म पे जाओगे तो थ्री, फिर फाइव और सो ऑन। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। पहले दो टर्म जो है वो जीरो होते हैं और वन होता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इस जीरो वाले को एक नाम दे दे रहे हैं, ये एफ जीरो है। इस वन को एक नाम दे दे रहे हैं, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर, इस तरह से। यहाँ आपको मैंने प्रोग्राम यहाँ लिख कर भी रखा है। आप दोनों मेथड से इस प्रोग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें इस प्रोग्राम में क्या किया गया है। अगर हम इटरेटिव मेथड की बात करें, चलो इटरेटिव मेथड से पहले हम लोग रिकर्सिव मेथड देख लेते हैं। ये रिकर्सिव मेथड वाला लिखा हुआ है और ये इटरेटिव मेथड वाला है। रिकर्सिव मेथड में देखें तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन में हमें एक बेस कंडीशन लिखनी होगी। बेस कंडीशन क्या है, वो ये कि n अगर लेस देन या इक्वल टू वन होगा तो हम वन को n को ही रिटर्न करेंगे। मतलब अगर यूजर ने पहला टर्म पुट चाहता है वो n इक्वल टू वन पुट किया तो हम देंगे वन। अगर यूजर ने n इक्वल टू जीरो दिया यानी वो जीरोथ टर्म यानी फर्स्ट एलिमेंट जानना चाहता है तो हम जीरो प्रिंट कर देंगे। और उसके अलावा अगर यूजर कोई और वैल्यू पुट करना चाहता है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल देंगे जो उसकी डेफिनेशन में ही लिखी हुई थी। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल है। देखने में बहुत ही छोटा और सिंपल सा प्रोग्राम लग रहा है। इस साइड अगर आप देखें इटरेटिव मेथड में तो फिबोनाची सीरीज निकालने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या किया हमने, एक फंक्शन बनाया है, इसकी कंडीशन लगाया। ये पहले टर्म और दूसरे टर्म निकालने के लिए, जीरो और वन निकालने के लिए हमने ये वाला किया है। उसके अलावा हमने दो वेरिएबल और लिए हैं, एफ जीरो और एफ वन के नाम से, और पहले वाले में जीरो असाइन किया और दूसरे वाले में वन असाइन किया। एल्गोरिदम में इस वाले सिंबल को हम असाइनमेंट मानते हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म में जीरो पुट कर दिया और सेकंड टर्म में वन पुट कर दिया। फिर हमें एक फॉर लूप लगाना होगा। फॉर लूप में जो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, टू से लेकर एन तक। यानी जब आप फॉर लूप इसके लिए लिखोगे तो आई इनिशियलाइज होगा टू से आई लेस देन हम चलाएंगे एन तक, और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब ये हमारा लॉजिक है। हमने क्या किया, दो टर्म्स को ऐड किया। वो दो टर्म क्या थे, जीरो और वन। इन दोनों का समेशन क्या आएगा, वन। और हम उसको एक नए वेरिएबल एफ में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद एफ वन और एफ जीरो की वैल्यू को अपडेट करेंगे। एफ जीरो में स्टार्टिंग में क्या था, जीरो। अब हम एफ वन की वैल्यू एफ जीरो में इंसर्ट कर देंगे। यानी अब पहले एफ जीरो था, इसकी वैल्यू थी जीरो। अब हम इसमें एफ वन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी अब ये हो जाएगा वन। सिमिलरली एफ वन की बात अगर हम करें तो एफ वन में स्टार्टिंग में था वन, और अब हम इसमें पुट कर रहे हैं एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू अभी अभी हमें यहाँ से मिली है, और पहले केस के लिए क्या मिला था, जीरो प्लस वन यानी वन। यानी ये अभी भी चेंज होकर के वन ही रहेगा। उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा एन इज इक्वल टू टू के लिए।
आप n इज इक्वल टू टू के लिए तो चल गया, n इज इक्वल टू 3 के लिए हम ये वाला स्टेटमेंट फिर से रन कराएंगे, f0 और f1। f0 की वैल्यू क्या है 1 और f1 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी f की नई वैल्यू हो गई 2। हम इसमें फिर से ये दोनों स्टेटमेंट चलाएंगे, f1 की वैल्यू को f0 में इंसर्ट करेंगे, f1 की वैल्यू क्या थी 1, उसको f0 में इंसर्ट कराएंगे तो ये फिर चेंज हो करके हो जाएगा 1। फिर हम f की जो वैल्यू है वो f1 में इंसर्ट करेंगे, f की वैल्यू क्या आई अभी यहाँ से 2, तो f1 में आ जाएगा 2। ये लूप फिर से चलेगा n इज इक्वल टू 4 के लिए और ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। लास्टली मान लो यूजर n की वैल्यू 5 डाला था, 5 इन द सेंस कि हमें 5th एलिमेंट पता करना था, तो f की लास्ट वैल्यू जो होगी हम वो रिटर्न कर देंगे और ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फॉर की बॉडी के बाहर है। ठीक है, ये तो इसका एग्जीक्यूशन था, एग्जीक्यूशन आपको दिख भी जाएगा, इसको समझ लेना आप। अब इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये है कि इटरेटिव मेथड में अगर हम f5 को निकालने जा रहे थे तो हमें क्या क्या स्टेप सॉल्व करना पड़ा है, f0 की वैल्यू, f1 की वैल्यू, देन f2, फिर f3, f4, f5, ये सारे स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार रन हुए, है ना। लेकिन अगर हम रिकर्सिव मेथड में जाएं तो रिकर्सिव मेथड क्या कहता है, f5 की वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आप f5 की वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आप उसके पीछे के दो टर्म्स को सॉल्व करोगे, यानी f4 और f3 को सॉल्व करोगे। f4 की वैल्यू कब मिलेगी, जब आप f3 और f2 को सॉल्व करोगे। f3 की वैल्यू कब मिलेगी, जब आप f2 और f1 को सॉल्व करोगे। f2 की वैल्यू कब मिलेगी, f1 और f0 से, और इसी तरह से ये पूरा ट्री बन जाएगा आपको। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इस ट्री में आप ध्यान से देखो तो ये f2 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार। अब अगर आपको याद हो f5 के लिए हमने f4 निकाला था, फिर f3 निकाला था, फिर f2 निकाला, एक बार हम f यहाँ निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम जब इस ट्री में जाएंगे तो हमें फिर से f2 निकालना पड़ रहा है, जब इस वाले ट्री में आएंगे तो हमें फिर से f2 निकालना पड़ रहा है। यानी हम एक बार f2 निकाल चुके थे लेकिन बार बार हमें f2 चाहिए अगर हम रिकर्सिव मेथड को यूज करना चाह रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है हमें टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ इस केस में हमने f2 सिर्फ एक बार निकाला, जबकि यहाँ पे हमने f2 टोटल 3 बार निकाला है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन आगे आपको दिखेगा। यानी ये देख के समझ में आ रहा है कि वो सिस्टम को स्लो तो करेगा, प्रोसेसिंग को स्लो तो करेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप फिबोनाची सीरीज की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करो तो मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे फिर से लिखा है, रिकर्सिव वाले प्रोग्राम को। आप इस प्रोग्राम को देखो, बिल्कुल वही है। n <= 1 है तो हमने n रिटर्न किया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें ये रिटर्न करना है। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, tn = tn-1 + tn-2, और यही वाला प्रोग्राम हम यही क्वेश्चन आपको उस दिन हमने सॉल्व करने के लिए भी दिया था। t0 और t1 की वैल्यू 1 है, वो गिवन कंडीशन में दिया हुआ था, और tn = tn-1 + tn-2 को हमें सॉल्व करना था। मैं आज आपको टोटल 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। ये एक जनरल अप्रोच हो सकता है, एक मतलब हिट एंड ट्रायल टाइप का, कि आप ऐसे इसको सॉल्व करो, आसानी से आंसर मिलेगा। लेकिन जो मोर जेन्यून मेथड है वो इसके बाद आएगा आपको। ठीक है, हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हमने एक एजम्पशन किया कि अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लो हम चाहते हैं कि 100 फिबोनाची सीरीज का 100वां एलिमेंट कौन सा है, या हम निकालना चाहें 101th एलिमेंट कौन सा है, तो ये बहुत बड़ी नंबर है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हम मान सकते हैं कि n-1 वाले टर्म को निकालने में जो टाइम लगेगा वो लगभग इक्वल होगा n-2 वाले टर्म को निकालने के लिए। ऐसा एजम्पशन हमने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे के आसपास ही है। 100वें एलिमेंट को निकालने के लिए जितना टाइम लगेगा लगभग उतना ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, 101 वाले एलिमेंट को भी निकालने में लगेगा। अगर हमने ये एजम्पशन किया तो हमारा इक्वेशन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, अगर हमने ये एजम्पशन लिया है तो इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे
तो टी एन इज इक्वल टू, आप इसको देखो, टी एन इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इस n माइनस वन वाले को रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस टू से, तो ये दो बार हो गया, यानी टू टाइम टी एन माइनस टू होगा। और अब हम इस टी एन माइनस टू को फिर से इस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस टू पुट करेंगे तो हमें ये वाला आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हो ये टू तो ऑलरेडी था, इस फॉर्मूले में हमने n की जगह n माइनस टू किया तो मिलेगा हमें क्या, टू ब्रैकेट में t, n की जगह हम डालेंगे n माइनस टू, और ये टू पहले से था माइनस टू। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो टोटल मिल गया आपको अंदर में टी एन माइनस फोर, और बाहर एक टू पहले से था, और वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो ये वाला टर्म अभी मैंने कैलकुलेट किया है आपके लिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर ये मिलेगा, फोर इंटू टी एन माइनस फोर। हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, यानी अब इस इक्वेशन में n की जगह n माइनस फोर पुट कर दो, तो ये वाला टू पहले से है और ये वाला फोर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, एट। n की जगह हम पुट करेंगे n माइनस फोर, और माइनस टू पहले से ही है तो n माइनस सिक्स, हमें ये स्टेटमेंट मिलेगा। आप इसी तरह और आगे जाओगे तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट मिलता जा रहा है, ठीक है। हम इससे एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला इस पैटर्न का होगा। पैटर्न क्या है, टी एन इज इक्वल टू 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 द पावर के टी एन माइनस टू के। आप यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो वो मिलता है या नहीं। मान लो k की वैल्यू हमने टू पुट किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, फोर टी एन माइनस टू इंटू टू, फोर, ठीक है, सॉरी, टू टू दी पावर टू है ना, टू टू दी पावर टू क्या होता है, फोर होता है। हमारा फॉर्मूला देखो ऊपर क्या था, फोर टी एन माइनस फोर, ठीक है। यानी अभी हमने जब k की वैल्यू टू पुट किया तो ये वाला हमें मिल चुका है। सिमिलरली आप k की कोई नई वैल्यू भी पुट करोगे तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा। k की वैल्यू थ्री पुट करो, टू टू द पावर थ्री क्या होता है, एट, और n माइनस टू इंटू थ्री करोगे तो सिक्स मिलेगा, यानी आपको ये स्टेटमेंट मिल गया। यानी ये जनरल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब लास्ट डे हम लोगों ने देखा था जनरल स्टेटमेंट मिलने के बाद हम बेस कंडीशन जो दिया होता है, इस केस में क्या दिया है, टी जीरो और टी वन की वैल्यू वन है, उसमें से किसी एक पे अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला टर्म जो है उसको जीरो करना पड़ेगा या फिर वन करना पड़ेगा। हम इसको जीरो करके देखते हैं। इसको जीरो करेंगे तो n माइनस टू के इक्वल टू जीरो, यानी k इज इक्वल टू एन बाई टू आ गया, यानी टी एन आपको निकला टू टू दी पावर n बाई टू, क्योंकि टी जीरो की वैल्यू क्या है, वन दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये याद रखना। अभी आगे चलते हैं। हमने जो एजम्पशन यहाँ पे किया था वो था कि टी एन माइनस वन जो है अप्रोक्सीमेटली टी एन माइनस टू के है, और यहाँ हमने एन माइनस टू के टर्म में सॉल्व किया। आप इसको एन माइनस वन के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको n माइनस वन के टर्म में अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखो वो एजम्पशन जो हमने ऊपर लिखा था वो हमने फिर से लिखा यहाँ पे, और हम n माइनस वन के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, टू टी एन माइनस वन एन माइनस टू, और इसी तरह से एक जनरल फॉर्मूला जो जनरेट होगा वो ये वाला आप लोग खुद से चेक कर लेना है ना, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। टू के, टू टू द पावर के टी एन माइनस के, यहाँ से अगर हम बेस कंडीशन लगाएंगे n माइनस के इक्वल टू जीरो तो n की वैल्यू k के बराबर आई, यानी टू टी एन जो है वो टू टू द पावर n आया। आप दोनों केस में देख सकते हो t जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है टू टू द पावर n के, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे फिबोनाची सीरीज को अगर रिकर्सन से हम सॉल्व करेंगे तो Tn जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टू टू द पावर n के, और यहीं से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ टू टू द पावर n। इस टर्म को याद रखना। फिबोनाची सीरीज अगर आपने रिकर्जन मेथड से सॉल्व किया है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टू टू द पावर n, लेकिन अगर आप इटरेटिव मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इटरेटिव मेथड से सॉल्व जब करोगे तो आपको मिलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है ये
अच्छा है, ये बुरा है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लीनियर है। ये कह रहा है कि इटरेटिव मेथड में जो एक्सपेंशन होगा वो लीनियर होगा, जबकि इस वाले में बोल रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज अगर आपने रिकर्जन मेथड से बनाया तो वो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमने उसका देखा तो वो अच्छा नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, आपने ये तो बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा नहीं मिलेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं? प्लस अभी एक एरर हमें ये भी दिखा था कि F2 एक बार निकाल चुके हैं हम, लेकिन तब भी हमें F2 यहाँ पे एक बार और एक बार और, यानी टोटल 3 बार निकालना पड़ा F5 के लिए। क्या हम इसको कुछ और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते? तो एक तरीका ये है कि आप देखो, रिकर्सिव मेथड को हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं। कैसे? जब हम F5 को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये दोनों सॉल्व करना है, और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? ये वाला। अब जब इसको हम सॉल्व करने गए हैं तो ये वाला टर्म हमारे स्टैक में जाके सेव हो चुका है, अभी हम इस पे काम कर ही नहीं रहे। आप F4 पे काम करो। जब F4 को काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये दोनों पैटर्न सॉल्व करने हैं, F3 और F2। इस केस में F2 जो है वो मेमोरी में स्टैक में जाके सेव हो गया है। अब हम F3 को सॉल्व कर रहे हैं। F3 को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे F2 और F1। ये F1 फिर से मेमोरी में जाके सेव हो गया, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व कर ही नहीं रहे, अभी हम F2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें पहली बार F2 की वैल्यू सॉल्व होकर के आई है। ठीक है, अगर हमने किसी तरह इस F2 की वैल्यू जो यहाँ से मिली है उसको मेमोरी में सेव करके रख लिया, तो अगली बार जब हमें F2 कैलकुलेट करना होगा, जब हम इस F4 की इस ट्री ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ हमें F2 फिर से मिलेगा। तो इस F2 को सॉल्व ना करके बल्कि हम इस मेमोरी से ही उसको बुला लें अगर, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब F2, F1, F1, F0 ये सारे सॉल्व हो गए हैं तो F3 भी सॉल्व हो गया। इस F3 को भी मेमोरी में पुट कर दो। जब आप अगली बार यहाँ पे F3 को सॉल्व करने जाओगे तो ये F3 आपके ऑलरेडी मेमोरी में है, उसको यहाँ से कॉल करके आप यहाँ ले आओ। तो हमारा जो है ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर हम रिकर्जन से ही फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं। तो वो कहलाता है रिकर्जन विथ मेमोराइजेशन। ठीक है, हम जो अपने टॉपिक है उसको हमें उस प्रॉब्लम को मेमोरी में सेव करना है। ठीक है, वो डायग्राम मैंने यहाँ पे फिर से बनाया था। ये देखो, F2 टोटल हमें 3 बार सॉल्व करना है, 1, 2, 3, और ये है उसका रिकर्सिव कॉल। अगर रिकर्जन से सॉल्व करेंगे तो F2 हमें टोटल 3 बार सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, ये टर्म याद रखना है, F2 हमें टोटल 3 बार सॉल्व करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसको मेमोरी में स्टोर करने वाला प्रोग्राम बनाएं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। कैसा? F5 के लिए जब सॉल्व करोगे तो आपको F4 और F3 सॉल्व करना है। F3 को आप स्टैक में डाल दो, क्योंकि F3 अभी हम एग्जीक्यूट कर नहीं रहे। F4 को जब आप सॉल्व करोगे तो F3 और F2 दोनों चाहिए। F2 को आप स्टैक में डाल दो, क्योंकि अभी हम F3 पे काम करें। F3 के लिए आपको चाहिए F2 और F1, इस F1 को स्टैक में डाल दो, क्योंकि अभी हम F2 पे काम कर रहे हैं। F2 के लिए आपको चाहिए F1 और F0, और इन दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ था, 0 और 1। यानी यहां से आपका एक बार F2 सॉल्व हो गया। इस F2 को सॉल्व करने के बाद हम स्टैक में से इस F1 को बाहर निकालेंगे, और इस F2 और इस F1 की मदद से आपका F3 भी एक बार सॉल्व हो गया। यहां तक तो अच्छी बात है। अब आपको क्या सॉल्व करना है? स्टैक से बाहर निकलेगा F2, लेकिन ये F2 ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो यहाँ पे, तो हमें दोबारा इस F2 को सॉल्व करके F1, F0 नहीं लिखना है, बल्कि इस F2 को हम डायरेक्ट मेमोरी से बुला लेंगे और यहाँ एग्जीक्यूट कर लेंगे। सिमिलरली जब आप इस F5 को सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा F3। इस F3 का अलग ब्रांचेज हम फिर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये F3 आप यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। इस F3 को वापस मेमोरी से बुला के यहाँ पे ले आओ। ठीक है सर, ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। इसका प्रोग्राम कैसा होगा? आप इसका अगर प्रोग्राम देखोगे तो वो प्रोग्राम इस तरह का होगा। हमें एक फिबोनाची का फंक्शन बनाना है, एक बेस कंडीशन लिखना है 0 और 1 वाले केस के लिए, और यहाँ पे हमें कुछ यूज करना होगा
जिसके वजह से हम इस F2 या इस F3 का कैलकुलेशन होने के बाद मेमोरी में सेव करें। कंडीशन क्या लिखा है, इफ Fn इज इन मेमोरी रिटर्न Fn, ठीक है। एल्स Fn को कैलकुलेट करना है। जब हम पहली बार F2 के पास आए थे यहाँ पे, तो हमें इस F2 का आंसर नहीं मालूम था क्योंकि ये अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ। मेमोरी में आप चेक करोगे तो आपको मेमोरी में मिलेगा ही नहीं। तो हम पहली बार इस F2 को सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे, और यहाँ से हम F2 की वैल्यू को फिर मेमोरी में जाकर के सेव कर देंगे। ये देखो स्टेटमेंट लिखा है सेव Fn इन मेमोरी। अगली बार जब आप F2 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो आप ये कंडीशन चेक करोगे क्या F2 मेमोरी में है, और आपको मेमोरी में मिल जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे उसको स्टोर किया था। तो हम सिंपली वहां से रिटर्न कर देंगे F2, और ये वाला स्टेटमेंट उस केस में नहीं चलेगा। सिमिलरली होगा F3 के लिए भी। पहली बार F3 का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा इस मेथड के वजह से, फिर आप उसको मेमोरी में सेव करो। अगली बार जब आप F3 को एग्जीक्यूट करने जाओगे तो ये स्टेटमेंट चलेगा F3 मेमोरी में है, F3 यहाँ वाला जो सेव किया था उसको वापस लेकर आ जाओ। ठीक है, इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है, हमारा रन टाइम जो है थोड़ा सुधर जाता है। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग अभी बताया मैंने कि टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू वाले क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड हमने बता दिया आपको, उस मेथड से अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप इस वाले मेथड से यूज कर सकते हो, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वाला मेथड जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपने फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स पढ़ा है उसकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी। फर्स्ट ईयर में आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह कुछ पढ़े होंगे, रूट्स निकालने वाला मेथड, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा। मैं इसी के लिए आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज वाले टर्म में यहाँ पे लिख दिया हूँ, अगर आपको भूल गए होगे तो कोई बात नहीं। वो है क्या, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, तो ये हम सॉल्व कैसे करते थे। आप सभी को एक साइड ले आओ तो आपको मिलेगा ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब हमें मैथ्स के थ्रू ये पता है कि ए एन इज इक्वल टू, अगर हम आर टू द पावर एन लिख दें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन रिप्लेस होकर के कैसा बन जाएगा, ये वाला। ए एन की जगह आर टू द पावर एन लिखना है, आर टू द पावर एन माइनस ए एन माइनस वन है तो आर टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू है तो आर टू द पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो हमें मालूम है कि ए एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन अगर कोई टर्म रहता है तो ए एन की वैल्यू हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे मैथ्स में, लैम्डा आर टू द पावर एन, ये एक उसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू आर वन टू द पावर एन और डी एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन अगर एक सॉल्यूशन है तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे मिलता था, ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस डी एन। ये मैथ्स का टर्म है, मैथ्स फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो ये वाला टर्म, इस वाले टर्म से हमें क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिला हमें, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपको मिलेगी ये वाला नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको सॉल्व करोगे आर की वैल्यू मिल जाएगी। यानी उसके जो दो रूट्स हैं अगर आर वन और आर टू के नाम से डिफाइन करें हम, तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू और वन माइनस रूट फाइव बाई टू आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग मेन अपने सॉल्यूशन पे। ये सब तो रिकैप में था फर्स्ट ईयर का। हमारा इक्वेशन भी इसी टर्म में लिखा है, देखो टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू, इसी फॉर्म में है। यानी हमारा जनरल इक्वेशन जो बनेगा वो इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, यानी हमने रूट्स अभी निकाल लिया था यहाँ पे आर वन और आर टू का, उस रूट्स को इसमें पुट कर दो। ए एन या टी एन आप जो भी बोलना चाहो, टी एन इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस रूट फाइव बाई टू टू द पावर एन प्लस बीटा वन माइनस रूट फाइव बाई टू टू द पावर एन। आपको बेस कंडीशन ये दोनों दिए हुए थे, हम इन दोनों के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब जीरो के लिए सॉल्व करेंगे, ए एन इज इक्वल टू जीरो है तो वहां से हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन।
वो इक्वेशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। आप इसको सॉल्व करके देखना, डायरेक्टली ये आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड बेस कंडीशन दिया हुआ था ये वाला, उसके लिए आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ये वाला मिलने वाला है। इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करो तो आपको ये टर्म मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है इसलिए मैं थोड़ा फास्टली जा रहा हूँ, है ना, इसमें कोई भी खास नहीं है बताने वाला। आप यहाँ से एक इक्वेशन आपको ये मिल चुका है और एक इक्वेशन आपको ये वाला मिल चुका था। मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से, इस बीटा की जगह माइनस अल्फा पुट कर दिया, ये वाले इक्वेशन को डायरेक्टली हमने यहाँ यूज कर लिया है। जो भी हो, आप इन दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 1/√5 और -1/√5। यानी आपने जो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था, अल्फा एन इज ए एन इज इक्वल टू अल्फा R1 टू द पावर n प्लस बीटा R2 टू द पावर n, उस टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। ए एन इज इक्वल टू 1/√5, 1 प्लस √5/2, ये R1 की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। ये आपका मिला। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये वाले टर्म को, तो उसकी वैल्यू जो है वो लगभग आती है 1.61 के आसपास। और भी लंबी वैल्यू, मैंने राउंड फिगर में 2 वैल्यू लिखा है। यानी आप इसको कह सकते हो 1.61 से जब इसको रिप्लेस करोगे, हमें अब कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते थे वो सब हटा देते थे, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। यहाँ पे एक नंबर है और उस नंबर का पावर है 1.61 और उसका पावर आपको मिला n। अब आप ये मत करना कि इस नंबर को ही हटा देना। इस नंबर को हम क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि अगर आपको 2-1 दिन के पहले की क्लास याद हो तो उसमें एक बिग O ऑफ 1 होता था, कांस्टेंट बोलते थे, बिग O ऑफ n होता था, लीनियर बोलते थे, n स्क्वायर होता था, n क्यूब होता था। उसी तरह नीचे में एक टर्म आपको और मिला था a⁴n, और इसको नाम हमने दिया था एक्सपोनेंशियल। उस पेज पे देख लेना, दिया हुआ है। यहाँ पे ये a की जैसे बिहेव करेगा, यानी हम इस 1.61 को नहीं हटा सकते। यानी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो मिली हमें वो मिली बिग O ऑफ 1.61 टू द पावर n। और आप इसको थोड़ा और राउंड में लिखो तो आप इसको कह सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली है 2 टू द पावर n के। और यही 2 टू द पावर n हमें ऊपर वाले मेथड से भी निकला था। ये आया समझ में? जनरल इक्वेशन के लिए आपको थोड़ा सा मैथ फर्स्ट ईयर का लगेगा। आप इसको एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर भी सकते हो। ये जो इक्वेशन हमें मिला था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये रिकर्सिव फंक्शन जो है वो सेकंड डिग्री का है। सेकंड डिग्री का है कैसे मालूम? क्योंकि एक रिकर्सन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 और रिकर्सन को भी सॉल्व करना पड़ा, तो ये सेकंड डिग्री का हो गया। मान लो यहाँ पे एक और t होता, किसी और क्वेश्चन में t का एक और टर्म भी होता तो वो थर्ड डिग्री का हो जाता। अभी हमने जो पहले रिकर्सिव फंक्शन यूज सॉल्व किया था वो इस तरह का था, tn इज इक्वल टू tn-1 या n+1 जो भी था +1, या फिर हमने सॉल्व किया था tn-1 प्लस n। हमने इस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन था ये डिग्री 1 का था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही t वाला टर्म मिला, यहाँ पे एक ही t वाला टर्म मिला, तो ये दोनों क्वेश्चन डिग्री 1 के थे, ये आसानी से सॉल्व हो गए होंगे। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को डिग्री 2 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं घर पे, या जितने बच्चों ने भी मुझे भेजा, क्योंकि ये डिग्री 2 का क्वेश्चन था इसलिए आपको नॉर्मली बन नहीं रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डिग्री 2 को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला मेथड ही फॉलो करना होगा। इस मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करा दो। हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप इस फॉर्म में लेकर आओ।
इस फॉर्म में लेकर आने के लिए आपको कुछ एजम्पशन करना पड़े तो वो कर सकते हो आप, इस तरह का एजम्पशन करना पड़े तो आप कर सकते हो। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। उन दोनों रूट्स के बेसिस पे आप अल्फा और बीटा कैलकुलेट करो। इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह का मिलेगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो गिवन कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में, या तीन गिवन कंडीशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा। आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको वहां से अल्फा बीटा मिला। R1 R2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहां से मिल चुकी थी। आप इसके बेसिस पे यहाँ इस क्वेश्चन को फिर आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी एक आंसर मिला है उस आंसर को आप थोड़ा जनरलाइज्ड और करो। ये तो मैथ्स के हिसाब से परफेक्ट आंसर था, लेकिन हमें आंसर कैसा चाहिए? या तो बिग O ऑफ 1 के फॉर्म में, या तो n के फॉर्म में, या n स्क्वायर चाहिए, या n क्यूब चाहिए, या a टू द पावर n चाहिए। इस फॉर्म में हमें लाना होगा। तो आप इस इक्वेशन को देखकर आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा आपको। यही वजह है कि मैंने इसको चेंज किया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.61 आएगा, यानी हमारे इनमें से किसके जैसा वो है? वो इसके जैसा। अगर हम a की वैल्यू 2 लिख दें तो 2 टू द पावर n भी हमारा एक कॉम्प्लेक्सिटी में स्टैंडर्ड फंक्शन दिया हुआ है। इस कारण से हमें ऐसा चेंज करना पड़ा। ठीक है, ये तो हुआ आपका थ्योरी कि रिकर्जन मेथड से अगर हम फिबोनाची को सॉल्व करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी बिग O ऑफ 2 टू द पावर n। बल्कि अगर हमने उसको सॉल्व किया इटरेटिव मेथड से तो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी बिग O ऑफ n। आज टोटल जो है हमने तीन चीजें देखी। पहला देखा इटरेटिव मेथड से फिबोनाची सीरीज का आंसर। फिबोनाची सीरीज का आंसर इटरेटिव मेथड से हम इस पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरा हमने देखा रिकर्सिव मेथड पे इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। और तीसरा हमने एक और देखा था जब हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम मेमोरी से कॉल करके लेके आ रहे थे, ये वाला। तो हमें इसका प्रोग्राम भी देखना है। ठीक है, आपकी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये तीनों प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है। हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम पे आ जाते हैं। थोड़ा सा उस प्रोग्राम को समझा देता हूं मैं आपको। आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। जूम करने की जरूरत है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रही हो तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो उस स्क्रीन को अपने। देखो, पहला प्रोग्राम जो है, यहीं पे मैंने तीनों प्रोग्राम लिख रखा है। पहला प्रोग्राम जो है वो इटरेटिव मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। C++ का ये प्रोग्राम है। तो हमें हेडर फाइल लगाना पड़ा। हेडर फाइल के बाद हमें नेम स्पेस यूज करना पड़ा। और अब देखो यहाँ पे हम फिबोनाची वाला फंक्शन लिखने वाले हैं। फंक्शन में ये इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड का प्रोग्राम आपको यहाँ से याद होगा। इटरेटिव मेथड का प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। इटरेटिव मेथड में क्या किया है हमने? एक इफ की कंडीशन लगाई है, F0 और F1 को इनिशियलाइज किया है और फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हम f को कैलकुलेट कर रहे हैं और F0 और F1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ये मेन मुद्दा है हमें। तो हम इसको देखें, यहाँ पे भी हम वही करें। फंक्शन बनाया, इफ की वैल्यू एक लगाया है स्टार्टिंग के लिए 0 और 1 के लिए। उसके अलावा हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए, F0, F1 और F। F0 को और F1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 और 1 से। उसके बाद फॉर लूप लगाया, ये वाली चीज थी वहां पे। फॉर लूप जो है, उस फॉर लूप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने i की वैल्यू क्या लिया है? 2 से लेकर n तक, यानी इनिशियलाइज होगा 2 से और जाएगा n तक, हर बार इंक्रीज होगा। तो मैं अभी वही काम कर रहा हूँ। ये देखो i की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज हुई, ये जा रहा है n तक और हर बार हम i को प्लस प्लस कर रहे हैं। उसके बाद इस स्टेटमेंट में आप देखो f इज इक्वल टू F0
F0 और F1 की वैल्यू को ऐड करके F में असाइन करना था। तो हमने वही काम यहाँ पे भी किया, F0 और F1 को ऐड करके F में असाइन किया। उसके बाद F1 की वैल्यू को F0 में असाइन करना है और F की वैल्यू F1 में असाइन करना है। हमने वही काम किया, F1 की वैल्यू F0 में असाइन किया है और F की वैल्यू F1 में असाइन किया है। उसके अलावा एक रिटर्न स्टेटमेंट था, वो इस फॉर की बॉडी के बाहर का है। ठीक है, ये प्रोग्राम दिख रहा है ना सभी को? ये F जो है, ये रिटर्न F जो हमने किया, ये फॉर की बॉडी के बाहर का था। ठीक है, ये हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है इटरेटिव मेथड वाला। उसके अलावा हम मेन में जाएंगे। मेन में हमें देखना है, मेन में हम क्या क्या करेंगे। एक तो मैसेज इंटर प्रिंट कराएंगे कि भाई आप कौन से एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो। मान लो यूजर ने बोला 5, तो एन की वैल्यू वो 5 डालेगा, यानी हम फिबोनाची सीरीज का 5वां एलिमेंट चाहते हैं। तो सी इन और सी आउट की मदद से हमने उसको इंसर्ट करवा लिया और फिब नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ। ये फिब नाम का फंक्शन जो भी वैल्यू लेकर आएगा उसको हम रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और फिर लास्टली उस रिजल्ट को सी आउट से प्रिंट भी करा सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो रिजल्ट वाले वेरिएबल को बिना यूज किए हुए भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। चलो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको जब रन किया तो आपको मिल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटर एन। एन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, मान लो 6। ठीक है, तो आपको आंसर आया 8। यानी ये 8 जो है यहाँ वाला, ये 8 है। ये क्या कह रहा है कि आपका टोटल जो 6th एलिमेंट होगा फिबोनाची सीरीज का वो 8 होगा। तो आपको ये पता भी है फिबोनाची सीरीज का छठवां एलिमेंट कौन सा है। पहला 0 होता है, दूसरा 1 होता है, तीसरा 1 होता है, चौथा 2 होता है, पांचवा 3 होता है, छठवा जो है, सॉरी जी, ये 0 से इनिशियलाइज किया ना। 0th टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म जो है 1 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 3 है, फिफ्थ टर्म 5 है और सिक्स टर्म 8 है। स्टार्टिंग हमारा 0 से हुआ है ना, F0 लिया था यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें कोई और वैल्यू भी लेकर देखते हैं हम। इसको एक बार और रन किया, अब हमने 40 डाल दिया, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यानी ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ये 40 का मतलब आप उस फिबोनाची सीरीज का 40वां एलिमेंट चाहते हो। स्टार्ट हमने 0 से किया है। ठीक है, सिमिलरली हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिकर्जन बेसिस पे। रिकर्जन का प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम बना है। इटरेशन वाला प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा लंबा सा दिख रहा है आपको। खैर, रिकर्जन का कंसेप्ट हमें पहले से ही पता है। फिब नाम का फंक्शन बनाएंगे, एक इफ की कंडीशन होगी जो रिटर्न एन कर रहा था। ये वाला टॉपिक, ये टर्म जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे भी था, सेम टू सेम है। जो नया है वो ये कि यहाँ हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं। कैसे पता है कि ये रिकर्जन है? क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम भी फिब है और हम यहाँ पे कॉल भी फिब को ही कर रहे हैं। ठीक है, एन की अलग अलग वैल्यू के लिए। यहाँ पे एन था, यहाँ n-1 है, यहाँ n-2 है। यानी ये रिकर्सिव मेथड से हमें आंसर देगा। इसके मेन में भी हमने बिल्कुल वैसा ही लिखा है, कुछ भी अलग नहीं किया है। इंटर एन, एन की वैल्यू सी इन में ले लिया, फिब को कॉल किया, जो भी आंसर आएगा रिजल्ट में डाला और सी आउट से रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। आप इसको रन करा के देखें। इसका वो खुला हुआ है क्या? मैंने कुछ एडिट कर दिया लगता है। ये रन वाला क्यों नहीं आ रहा? सर उस पर खुला हुआ है ना आउटपुट स्क्रीन। वो हाँ, run मुझे पता। नहीं, आउटपुट स्क्रीन तो बंद है। सर वो लास्ट में क्रोम के बाजू में। अच्छा हाँ, सॉरी, ये आउटपुट स्क्रीन खुला हुआ था, इस कारण से ये रन नहीं हो रहा था। हाँ, अब इस रिकर्जन वाले प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। सेम आंसर, एन की वैल्यू हमने 6 टाइप किया,
तो हमें आंसर मिल रहा है 8। ठीक है, इसको एक बार फिर से रन किया, n की वैल्यू 40 प्रिंट किया है, तो n के लिए आपको आंसर मिला। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस किया क्या? हमें थोड़ा टाइम लगा है। फिर से रन करता हूँ, n की वैल्यू 40 टाइप किया। अब देखना आउटपुट निकालने में कितना कुछ टाइम लेता है ये। रुका रुका, थोड़ी देर बाद आया। आप इसके एग्जीक्यूशन टाइम को भी देख सकते हो, 6 सेकंड के करीब में लग रहा है। खैर, इस पे हम थोड़ी देर से आते हैं। ये रिकर्सिव मेथड था, ये इटरेटिव मेथड था। हमने इस रिकर्सिव वाले मेथड को थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज क्या किया है? हम इसको मेमोरी में इंसर्ट करने वाला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उसके प्रोग्राम की एल्गोरिदम मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा दूँ। ये एल्गोरिदम था, हमें फिब बनाना है, n की वैल्यू 1 से लेस रहेगी तो रिटर्न n करना। ये काम तो हम तीनों प्रोग्राम में कर ही रहे थे। उसके अलावा हमें fn को सेव करने के लिए एक मेमोरी चाहिए, और यानी हम चाहते हैं कि ये fn जो है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हो। fn की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करे वो सेव हो। तो हम इसको सेव करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो है एरे होगा। यानी हम fn की वैल्यू को एरे में स्टोर कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम ये वाला काम तो रिकर्जन में कर ही रहे थे, और जब भी ये fn की वैल्यू मिलेगी हमें, तो हम उस fn को मेमोरी से यानी उस एरे से कॉल करके लेकर आएंगे। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ध्यान से देखो। हमने यहाँ एक एरे बनाया है, उसकी साइज हमने नॉर्मली 51 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, 10 20 50 जो भी लेना हो आपको। मैंने 51 लिया है। फिब नाम का फंक्शन बनाया। ये वाला स्टेटमेंट तो हम तीनों प्रोग्राम में लिख रहे थे बेस कंडीशन के लिए। यहाँ पे देखो, ये है हमारा ये स्टेटमेंट जो हाईलाइट किया हुआ है, वो किस लिए किया है? क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट लिखना था, इफ fn इज इन मेमोरी रिटर्न fn। ठीक है, इस पे मैं थोड़ी देर से फिर से आऊंगा। इसके बाद हमने ये रिकर्सिव कॉल किया यहाँ पे, और लास्टली फंक्शन को रिटर्न किया है। मेन में आके देखते हैं, हमने जो फंक्शन एरे बनाया है यहाँ पे 51 एलिमेंट का, उसको हम लोग इनिशियलाइज कर दे रहे हैं -1 से। इनिशियल एक वैल्यू हम सभी में -1 डाल देंगे। इस -1 के डालने का पर्पस क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे -1 होगा, इसका मतलब कि अभी तक fn को हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो f2 वाले जब लोकेशन पे -1 सेव है, तो इसका मतलब अभी तक हमने f2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके मेमोरी में सेव नहीं किया। और अगर वो -1 चेंज होकर के कोई नई वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया है और अब वो वैल्यू अपडेट हो चुकी है मेमोरी में। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस बिल्कुल पुराने जैसा ही है। हम n की वैल्यू लेंगे, इंसर्ट करवाएंगे, फिब को कॉल करेंगे, रिजल्ट के अंदर स्टोर कराएंगे, और लास्टली रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। ये काम कैसे करेगा? मान लो यूजर ने दिया n की वैल्यू 5, तो यहाँ से फिर 5 कॉल होगा। उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके पहले इस f नाम का जो एरे बनाया था, उसमें सभी जगह -1 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, n की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन फॉल्स होगा। हम यहाँ पे आएंगे, f5 इंडेक्स नंबर 5 पे अगर -1 है, नहीं है, ये कंडीशन समझ में आ रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे fn को। अभी क्या है वहां पे? पहली बार चल रहा है, तो f5 इंडेक्स नंबर पे -1 ही सेव होगा, क्योंकि हमने -1 ऑलरेडी यहाँ से सेव करवा रखा था। f5 को हमने अभी तक अपडेट किया ही नहीं है, तो ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स है ना? तो हमें ये वाला स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा। ये वाला स्टेटमेंट कैसे रन होगा? f5 के लिए हमें चाहिए f4 और f3। पहले हम f4 के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये रिकर्सिव कॉल फिर से आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट फिर से चलेंगे। फिर ये यहाँ तक आएंगे f3, फिर रिकर्सिव कॉल गया, फिर से आए हम। अब आए हम f2 के लिए। उसके बाद फिर से हम इसके पास एक बार जाएंगे, और ये सब कुछ पूरा प्रोसेस फिर से होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा f1। जब आप f1 के लिए सॉल्व करने जाओगे, तो ये वाला इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपको रिटर्न होकर के आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली आप इस वाले फंक्शन को भी इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ता हूँ।
हमें पहली बार F2 की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस F2 की वैल्यू को अब यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, F5 के लिए हमें F4 चाहिए था, 3 चाहिए था, फिर 3 के लिए 2 चाहिए था, 1 चाहिए था। तो पहली बार तो ये F2 हमें कैलकुलेट करना ही था, हमने इस F2 को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस F2 को मेमोरी में सेव करना है, और नेक्स्ट टाइम जो F2 यूज होगा कहीं पे, तो हमें मेमोरी से लेकर यहाँ पर आना है। ये हमें मेन समझना था, ये हो रहा है या नहीं। देखो, जब F2 आपने कैलकुलेट किया तो F1 की वैल्यू आपको पता ही है, F3 भी आप कैलकुलेट कर लोगे। F3 जब आप कैलकुलेट करोगे, अब आप देख लो F4 के लिए, मैं F4 के लिए डायरेक्टली समझा रहा हूँ। F4 के लिए जब चलेगा तो F3 हमें कैलकुलेट हो चुका है और F2 मेमोरी में है। हम यहाँ पे आएंगे F4 के लिए, n की वैल्यू 4 है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ। यहाँ पे आओ, इफ F4 इज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ आएंगे F4 के लिए, आपको क्या करना होगा, ये वाला स्टेटमेंट चलाना होगा, यानी हमें निकालना है F3 और यहाँ निकालना है F2। मैं F2 वाले पे आता हूँ। इसके लिए हम इस रिकर्सन को फिर से सॉल्व करेंगे, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2, ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे आओ, F2 इज नॉट इक्वल टू -1, और F2 की वैल्यू -1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि F2 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो इस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, रिटर्न Fn, और n की वैल्यू थी F2, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ये वाला आंसर मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? डायग्राम से देखो, तो F2 हमने कैलकुलेट कर लिया था। अगली बार जब हम चेक कर रहे हैं इसके लिए, तो हमें F3 और F2 चाहिए। F2 की वैल्यू हम चेक करेंगे इफ वाले कंडीशन में, और इसकी वैल्यू -1 हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। जब ये -1 नहीं मिलेगी तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली F2, और वो F2 कहाँ से आएगा, एरे जो बनाया था उसमें स्टोर्ड है, तो हम F2 यहाँ से निकाल लिया। F3 हमें सॉल्व करना है था, तो ये हम कर ही चुके थे। इन दोनों की बेसिस पे हम F4 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले 6 के लिए चलाया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और बार चलाते हैं 40 के लिए, तो इसके लिए भी आंसर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप कॉपी और पेन ले लो, कुछ नोट करना। इटरेटिव मेथड पे हम आते हैं। इटरेटिव मेथड में हम इसको रन करा रहे हैं। इनपुट हमने 6 दिया है, इसके लिए एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ये नोट करो, 3.6 आ रहा है। हम इसको फिर से रन करेंगे और n की वैल्यू 40 देंगे। इस बार जो एग्जीक्यूशन टाइम आया वो 2.4 आया। पहले क्या आया था, 3.6, और अब क्या आ रहा है, 2.4। 3.6 और 2.4 मैंने लिख भी लिया एक जगह इटरेटिव मेथड में। अब हम सॉल्व करते हैं रिकर्जन वाले मेथड को। रिकर्जन वाले में n की वैल्यू 6 पुट करें तो हमें मिल रहा है 1.8, और इसी को फिर से सॉल्व करें 40 के लिए, तो थोड़ा टाइम लगा के हमें मिल रहा है 3.18। 1.8 और 3.18, ये रिकर्सिव के लिए है। जो तीसरा मेथड हमने बनाया उसको सॉल्व करते हैं। इसको रन किया हमने 6 के लिए, तो हमें मिला है 1.8, और सेम प्रोग्राम को हम फिर से रन करेंगे 40 के लिए, तो हमें मिला 2.13। ये तीनों टाइम को आप ध्यान से देखो, अगर कंपेयर करते हैं सिर्फ 40 वाले पॉइंट को लेकर देखते हैं, तो इटरेटिव मेथड में हमें मिला था 2.4, रिकर्सिव मेथड में हमें मिला था 3.18, यानी इटरेटिव वाले से ज्यादा टाइम लगा रिकर्सिव वाले में, ठीक है। और जब हमने थर्ड मेथड को सॉल्व की, थर्ड मेथड से सॉल्व किया, तो हमें मिला 2.13। ये रिकर्सिव मेथड जो पहले 3.818 का मिला था उससे कम है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम जो अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे कि रिकर्सिव मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर n में आएगा, इटरेटिव में लीनियर आएगा। यानी कि इसको अगर मोर जनरलाइज्ड वे में कहें कि रिकर्सिव मेथड में आपको इटरेटिव से ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो इसको सच कर रहा है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो यहाँ लिख रहा है उसके बेसिस पे।
सिमिलरली हमने अभी ये भी कहा कि रिकर्सिव